बच्चों, जैसे कि आप पिछली वीडियो देख ही चुके होंगे, हमने उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए थे। वो वीडियो कैसी है आइए आपको बताते हैं। वो वीडियो का कुछ थंबनेल इंटरफेस इस तरह से खुलेगा, आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये वाली वीडियो आप देख लीजिए, आपके 20 एमसीक्यूज पूरे इसमें मैंने समझा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों के हल बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए सवालों को हल करते हैं। दूसरे को क्वेश्चन में आपको करना है जो होगा वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। पहला है सभी खंड करने हैं। सभी खंड में पहला वाला आपको है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर मिलेंगे पूरे अगर आप इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे आइए आपको सबसे सरल तरीके से हम आपको बताते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हमेशा विपरीत माना जाता है। अब परिमेय होगी तो उसकी शर्त होगी √3 बराबर P/Q के रूप में लिखा होगा, जहाँ पर P, ये शर्त लिखिए, जहाँ P और Q का HCF क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या का HCF क्या होता है? 1। और Q जो है कभी भी आपका हर 0 नहीं होगा, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 3Q√P, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप वर्ग करेंगे √3Q का वर्ग एक पक्ष का दूसरे पक्ष का, ठीक है। फिर क्या होगा, रूट हटाएंगे आप तो हो जाएगा आपका 3Q² बराबर P², समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, P बराबर मानेंगे कुछ भी जो मानेंगे, ठीक है। P बराबर 3R, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों वर्ग करने पर। फिर यहाँ पे करेंगे वर्ग P² बराबर 3R का स्क्वायर, ठीक है। लाइन खींच लेते हैं, इसी पेज पे लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके आगे का इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे P² का P² ही रहेगा, बराबर में 3 3 9 हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 इसको मान लेंगे, समीकरण 2। फिर इसमें लिखेंगे P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, P² का तो मान रखना है, तो P² का मान है देखिए समीकरण 1 में बेटा था 3Q का स्क्वायर बराबर 9R², ठीक है। तो Q² इधर रुके, बराबर में आपका 9R² बटे में 3, ठीक है। 3 कम 3 3 3 9 जे स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे Q² बराबर 3R²। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे चूँकि Q² 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप अगली लाइन लिखेंगे, उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत से टीचर्स बहुत ढेर लिखवा देते हैं, फिलहाल आप इतना लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या उसको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका परिमेय संख्या के हिसाब से HCF क्या होना चाहिए था 1, परंतु आपका दोनों जगह आपके विभाज्य कितने मिले? 3, इधर भी मिले समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी 3 3 मिला, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने जो परिमेय संख्या मानी थी वो अपरिमेय प्रूफ हुई है। क्यों? क्योंकि 3 आ रहा है, होना कितना चाहिए था? 1, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे एग्जामिनर 2 अंक देगा। सवाल नंबर 2 देखिए बेटा, सवाल नंबर 2 है आपका द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की या संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 2 अंक में है, इसको कैसे लगाएंगे? सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप क्या x² - 3, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मानेंगे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3 बराबर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया √3 कैसा प्लस माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के मान कैसे आए बेटा, एक्स बराबर आपका मिला है एक बार माइनस में √3 और एक बार प्लस में √3, यानी आपके अल्फ़ा है, यहाँ पे लिखोगे माना, ये तरीका कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। अल्फ़ा बराबर आपका हो गया है माइनस का √3 कॉमा बीटा बराबर आपका हो गया √3, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है। तो जांच करने पर क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है (b/a), ठीक है। तो यहाँ पर b अल्फ़ा क्या है आपका माइनस का √3, बीटा क्या है √3 बराबर माइनस बी देखिए समीकरण में आपको दे ही नहीं रखा। बी का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, समीकरण की तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए की जगह मतलब होता है एक्स का कॉफिशिएंट, किसका होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है। बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक और सी का मतलब कोई अचर पद। तो यहाँ पर बी मतलब एक्स का गुणांक है ही नहीं, तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -0 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पे आपको 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए बेटा, ये आपका प्लस का √3 माइनस का कट गया तो 0 बराबर 0, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर 2 नंबर देगा। कुछ लोग अल्फा इंटू बीटा भी करवाते हैं, उसमें भी यही चीज़ निकलेगा, देख लेते हैं, करवा देते हैं आपको, वरना आप कहोगे सर आपने अधूरा कराया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है माइनस √3 गुणे √3 बराबर, सी का मतलब देखिए अचर पद क्या दे रखा था बेटा आपको 3, और ए है आपका 1, तो माइनस का 3 है, तो यहाँ पर अंडर से अंडर कट जाएगा, क्या बचा खाली -3 बराबर -3, तब भी वही आएगा। चाहे आप दोनों तरीके लगा लें, चाहे आप एक तरीका लगाएं, आपको पूरे एग्जाम में 2 नंबर देगा, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बटे sec a और बराबर में sin स्क्वायर a बटे 1 - sin cos a, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.3 का, ठीक है। LHS डालेंगे आप, LHS, बहुत ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति का है, बहुत ध्यान दीजिए, बच्चे वैसे भी नहीं समझ पाते हैं। sec a बटा sec a, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, ऊपर है द्विपद यानी एक पद के बटे में भी sec a है और दूसरे के भी बटे में sec a है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये कट गया, क्या बचा आपका 1/sec होता है cos a, क्या होता है बेटा cos a + 1, इसको सीधा करके लिख लीजिए 1 + cos a, ठीक है। ये आपका आया है LHS, ठीक है। RHS आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए, यहाँ बराबर में लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई डाउट ना रह जाए, डाउट रहना सही नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे आप RHS बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, ठीक है। अब sin स्क्वायर a की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, तो वो भी हम आपको इधर साइड में बता देते हैं। एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है बेटा 1, इसी से निकाला है, चूंकि करके लिखिएगा, वहाँ पर लिख भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a बराबर हो गया 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है, ये यही लिखा है वहाँ पर, ठीक है। तो अब आप फार्मूले में मतलब इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये हो गया ऊपर वाला अंश जो है आपका बन गया है a² - b², यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको लिख लेंगे 1 - cos a 1 + cos a पूरे के बटे में 1 - cos a, जो एक जैसा है उसे कट कर लीजिए, ये कट गया, जो बचा उसे लिखेंगे, क्या बचा आपका बेटा 1 + cos a लिखेंगे आप, ये RHS आया, ये आपका LHS आया था। फिर आप लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ऐसे लगाएंगे तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे 2 अंक देगा बेटा, ये दोनों अंक आपके और पक्के हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ताकि आप घर पे जब लगाएं तो आपके पूरे नंबर पेपर में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर है D, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। मध्य आपको पता है x बार = सिग्मा fx/सिग्मा f। अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत सरल तरीके से हम बनाते हैं। ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से शुरू हो रहा, 50 से 60 पे ख़त्म हो रहा, ठीक है। आइए हम पहले बना लें कि आपका समय ना बर्बाद हो। देखिए बेटा कुछ इस तरह से आपकी सारणी बनी है। सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिखे हैं, आप देख सकते हैं, और फिर बारंबारता, देखिए ये क्या है वर्ग अंतराल, ये क्या है बारंबारता। x का मतलब होता है मध्य बिंदु, मध्य चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। मध्य चिन्ह का मतलब होता है 0 और 10 का जोड़ और उसका आधा, 0 और 10 हो गया 10, उसका आधा हो गया 5। अब 10
देखिए सब में कितने का फ़र्क है, 10-10 का। तो सब में x में इसमें 5 में 10-10 बढ़ाते चले जाएंगे। 5 में 10 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 45, 45 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा बेटा 55। ये आपका आ गया मध्य चिन्ह, ठीक है। अब क्या है fx, fx मतलब इन दोनों की गुणा, ठीक है, सामने सामने की। 7 पंजे 35, 15 पचे 75, 25 अट्ठे 200, 35 की 13 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 455, 45 की 20 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 900, और 55 की 7 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 385। ये मैंने पहले ही करा के रखी है कि आपका समय ना बर्बाद हो। अब एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सबका योग, किस वाली, इस वाली एफ एक्स का योग आएगा 2050, ठीक है। बारंबारता का योग यानी सिग्मा एफ आएगा आपका 60, कितना आएगा बेटा 60, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका है 2050, ठीक है। फिर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर है 60, और फिर लगाएंगे आप माध्य का सूत्र, होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2050, सिग्मा एफ है 60, जीरो से जीरो कट गया, आपका बचा है 205 बटे 6। इसको भाग करा लेंगे तो ये रफली वर्क है, इधर हम रफ में कर देते हैं। 205 को 6 से भाग, 6 तियाँ 18, बचे आपके 2, ऊपर से उतारे 5, 6 चौक 24, घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगाते हैं, इधर बढ़ेगा 0, 6 कम 6, बचे 4, और फिर दशमलव लगा 0 बढ़ सकता है, तो हो गया 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 चौक 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छंग 36, बच्चे कितने 4, फिर 0, वही 6 आता रहेगा, तो इसलिए दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 34.16 उत्तर होगा आपका, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो आपको पूरे एग्जामिनर कितने नंबर देगा बेटा, 2 नंबर पक्के होगा इसमें भी, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो बच्चों लाइक कर दें। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल कह रहा है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के 2 फलकों को सटा कर रखने पर प्रत्येक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं जिससे कि आप समझ जाएं। 2 घन है, ठीक है, मान लो एक घन ये है आपका, ठीक है, इसी को नीचे बना लेते हैं। ठीक है, इनको जोड़ दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर इसी में एक और घन जुड़ा है ये वाला। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं एक घन, ठीक है, एक घन मतलब ये वाला आपका घन, ठीक। वहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, आप समझ जाइए। एक घन का आयतन आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर, ठीक है। अब सवाल को लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है। घन का आयतन आपको दे रखा है 1331 बराबर भुजा का क्यूब का मतलब ए का, भुजा को ए मान लेते हैं क्यूब, ये 1331 होता है 11 का क्यूब। किसका होता है बेटा 11 का क्यूब बराबर ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब छूट जाएंगे, ए बराबर आपका आ गया 11, ए क्या है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, चित्र में बच्चे गड़बड़ करते हैं, चित्र में ध्यान रखिएगा। देखिए 11 ये भी है, 11 ये भी है, 11 आपकी ये भी है, 11 ये भी है, 11 ये भी, 11 ये भी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लंबाई, अब ये घनाभ बन गया, क्या बन गया बच्चों घनाभ। अब लिखो घनाभ, घनाभ की लंबाई बराबर 11 प्लस 11, क्योंकि 2 हो गए ना, घन दोनों जोड़ो क्या बनेगा घनाभ। तो कितनी हो गई लंबाई टोटल 22, और चौड़ाई एल मान लो, इसे लंबाई को एल मानते हैं, और चौड़ाई बी बराबर हो गई, चौड़ाई वही है 11 और लंबाई भी वही है एच बराबर 11, ठीक है। अब अगला सूत्र जो लगेगा वो लगेगा घनाभ का क्षेत्रफल। कौन सा लगेगा घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बेटा होता है, सूत्र ध्यान रखिएगा, 2 बाहर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो मान रखेंगे 2 ब्रैकेट एल मतलब 22 गुणे बी का मतलब 11 प्लस बी का मतलब 11 गुणे ऊंचाई 11 प्लस एल एच यानी लंबाई 11 गुणे 22, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ध्यान। 11 की गुणा 22 से कराओगे तो आपका आएगा 242, कितना आएगा 242, और 11 की 11 से कराओगे 121, 11 की 22 से कराओगे फिर 242, ठीक है। 2 ब्रैकेट इन सबको जोड़ोगे आपका आएगा 605, कितना आएगा 605, और 605 की गुणा 2 से कराओगे आ जाएगा 1210, और क्षेत्रफल निकाले तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से लगाओगे तो आपके पूरे के पूरे 2 अंक पक्के हो जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि आपके नंबर 2 पक्के हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा ये वाला हमारा, ध्यान से पढ़िए। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हों तो x और y के बीच की संबंध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 7.1 से पूछा गया एनसीईआरटी से, ठीक है। कैसे लगाएंगे बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, ओके। पहले तो पेज पॉइंट मोटा कर लें, बहुत पतला है भाई, ठीक है। ये पॉइंट आ गए, समदूरी भी तय कर ली, समदूरस्थ है इसलिए। अब ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं पी और ये मान लेते हैं बी, ठीक है। अब इनके नेम दे देते हैं। मंद बिंदु यानी जो बिंदु बराबर होगा वो बीच का होता है, ठीक है। यानी ये हो गया x, y, ये हो गया आपका 3,6 और ये हो गया आपका -3,4, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे लगाएंगे सवाल को। समदूरस्थ है यानी AP बराबर BP होगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में समान होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर BP। बीच की दूरी वाला सूत्र आपको आता होगा, वही लगाना है हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यही वाला सेम होगा। तो इधर कॉपी कर लेंगे हम अभी, ठीक है। कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। जल्दी कराते हैं कि आपका समय बच जाए, खाली मान अलग अलग रखने हैं और कुछ नहीं। रूट से रूट कट जाएगा या छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे कट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, अगली लाइन में नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। x2 और x1 हमें किससे लेने हैं बेटा, इनसे, ठीक है। तो ये हो गया x2 मतलब हमारा हो गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटा छोटा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। ये किसके लिए है, AP के लिए, ठीक है। और BP के लिए क्या होगा, ये होगा आपका x1, ये होगा y1 और ये होगा आपका x2, ये होगा y2, किसके लिए, इसके लिए, BP के यानी PB के लिए। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं x2 आपका हो गया है, x2 हो गया x माइनस, और x1 हो गया है 3, बहुत मोटा हो गया भाई, ये 3 कर लेते हैं पॉइंट, 3, ठीक है, इतना सही रहेगा। बैक कर लेते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया है आपका y माइनस y1 हो गया 6। ये किससे मान लिए, AP से, ठीक है। ये वाले मान लिए हैं। अब क्या करते हैं, बराबर में रूट तो छूट ही दिया है तो रूट हटा देते हैं। अब लेंगे BP से, कौन कौन से, ये वाले x1 में लेंगे, ये x2 में लेंगे। x2 का मतलब हो गया माइनस का 3 और x1 हो गया है आपका x प्लस y2 हो गया 4 माइनस ये हो गया है आपका y, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसे हल करना है। अब इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब क्या करना, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको फार्मूले को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x, डायरेक्ट ओपन किया, ठीक है। आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं हाई स्कूल में। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 माइनस 6 दूनी 12x, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग अलग करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एक लाइन हमने बचा ली अपनी, क्योंकि आपका समय बचाना जरूरी है। ये देखिए, दोनों जब स्क्वायर हो तो क्या होता है आपको पता है, दोनों में अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 9 और प्लस 2ab 9 3 दूनी 6x, ठीक है। ये हो जाएगा, ये माइनस वाला लगेगा, 4 चक्कू 16 प्लस 22 स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 22, ठीक है। ब्रैकेट हटाते हैं और साथ में लिखते चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आता रहे। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, कोई सिंबल नहीं चेंज हो क्योंकि प्लस है, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। जो कटता है उसे काट दो, बराबर में क्या होता है, जो एक जैसा होता है तो कटता है। तो इधर x स्क्वायर प्लस का, इधर भी प्लस का, कट गया। 9 इधर प्लस का, उधर भी प्लस का, कट गया। y स्क्वायर इधर भी प्लस का, उधर भी प्लस का, कट गया, क्योंकि उधर वाला इधर लगा माइनस हो तो भी कटना है। अब जो नहीं कटा उसे लिखेंगे, ठीक है। क्या बचा, माइनस का 6x बचा, प्लस का 36 बचा, माइनस का 12x बचा। उधर क्या बचा, 6x बचा, क्योंकि विपरीत चिन्ह थे तो कटेगा नहीं, 16 बचा और माइनस का 8y बचा। सबको एक तरफ ले लेते हैं, बराबर में 0 बचाते हैं। माइनस 6x प्लस 36 माइनस के 12x माइनस के 6x हो जाएंगे विपरीत चिन्ह, माइनस के 16 प्लस के 16 इधर आएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस के 8y है इधर आएंगे, प्लस के 8y हो जाएंगे, बराबर का 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस देखिए, 6x और 6x दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस कराएगा, 12x, ठीक है। बाई वाले देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे y होगा बेटा, कहाँ पे, ये y होगा, क्या होगा, y, तभी तो y वाला था ना सवाल, ये देखिए y था, ओके, समझ में आ गया होगा। माइनस 12 में से 8y जाए, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है तो माइनस कितने ज़्यादा है, 4y ज़्यादा है, माइनस के 4y लिखे। 36 में से 16 जाएंगे, 36 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 20, क्योंकि प्लस के 36 ज़्यादा है, बराबर में 0। माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 4 3 12, यहाँ 4 चला गया, y बचा, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो विपरीत चिन्ह करते चलो, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 4 पंजे 20 होता है, बराबर में 0। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, गुणे में था 4y, माइनस का इधर आएगा 0 हो जाएगा, ठीक, बटे में हो जाएगा। तो क्या आया, 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। ऐसे लगाओगे पूरे के पूरे, ठीक है, 2 अंक आपके हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आता है, अगर हम आपको 1 से 1.5 घंटे में समझा दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत स्पीड में आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है।
अब आपके वीडियो में शुरू हो गए हैं 4 अंक वाले सवाल। ठीक है, क्वेश्चन है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितने खंड दे रखे हैं बेटा? 6 खंड आपको दे रखे हैं। ठीक है, 6 खंड हैं, हम आपको 5 खंड बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, डी वाला। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है, समय बहुत बर्बाद होगा और आपसे छूटने का पूरा चांसेस है, आप छोड़ के भी आ सकते हैं। इसलिए नहीं, उन क्वेश्चन को नहीं बताएंगे जो आपके समय की बर्बादी करें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले पेज पे बताते हैं आपको। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x व x+1 हैं। प्रश्न सर आपको सर x+2 कैसे हैं? तो आपको बता दें, पहले होता है x, ये होता है आपका विषम। ठीक है, फिर होता है x+1, ये क्या हो गया? सम। ठीक है, फिर अगला क्या होगा? विषम। तो क्रमागत x और दूसरा x+2। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? 290 इनके वर्गों का योग। तो पहले का वर्ग कर लेते हैं, फिर दूसरे का वर्ग कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर 290 प्राप्त हो रही है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा बेटा, इनको ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये हो गया x+a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये आपका b बराबर कितना बेटा? 290। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? x और x दोनों जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 और 4x, ये हो गया प्लस का 4x, ये 290 प्लस का इधर आया माइनस का 290 हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो इधर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो सेम लिख देंगे। एक मिनट माफ करिएगा थोड़ा सा। तो इसमें लिखेंगे आगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 290 में से 4 घटा दीजिए कि 290 ज़्यादा है तो इसलिए माइनस जीतेगा। 286 बराबर 0। आप क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का आधा कर दें तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 1। ठीक है, बराबर में 0। ओके, आगे ये 2 जो है बटे में जाएगा, 0 जो बेकार हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। गुणा करो तो 143 आए और घटाओ तो 2 आए। गुणनखंड करने पर कितना है? गुणा करने पर आए 143, जोड़ घटाने पर आए 2, तो 13 की गुणा 11 से कराओ, कितना आएगा? 143। 13 में से 11 घटाओगे आपका आएगा 2। ठीक है, तो मिल गया गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 x माइनस का 143 बराबर 0। ठीक है, ये है। फिर इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे इधर, तो यहाँ बचा x, इधर बचा सिर्फ 13, इधर माइनस का 11 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचा x प्लस का बचा 13 बराबर में 0। तो x प्लस 13 एक गुणनखंड है, दूसरा है x माइनस 11 बराबर में 0। अब क्या करेंगे? x प्लस 13 बराबर 0 और फिर होगा x माइनस 11 बराबर 0। x बराबर माइनस का 13 जो कि अमान्य होगा, x बराबर 11 जो कि मान्य होगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में वो कह रहा था कि संख्या भी बताओ। क्या बता रहा था? क्रमागत संख्या बतानी, यानी x और x+2 में मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो ही आपको 4 अंक मिलेंगे। अतः पहली क्रमागत विषम पूर्णांक x बराबर 11 व दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक x+2 बराबर 11 प्लस 2, कितना है बेटा? 13। ऐसे आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे चेक करेगा, 4 अंक देगा। ठीक है, अगला सवाल बी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप संख्या निकालनी है तो बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें इकाई दहाई माना जाएगा। इसमें लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की है बेटा, 2 अंक सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। 10 ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, संख्या आपकी आई। उसके बाद में कह रहे हैं संख्या को पलटने, यानी पलटने पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर 10x प्लस वाई। इनको पलट दिया, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है इकाई को इकाई और दहाई दोनों को जोड़ो तो कितना मिल रहा है? 9। तो यानी प्रश्नानुसार डालेंगे, प्रश्नानुसार
ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है इकाई और दहाई को जोड़ने पर क्या मिल रहा है आपको 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहली बात प्रूफ कर दी। उसके बाद कह रहे हैं 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे पलटने से बनी संख्या बराबर होगी किसमें, 2 गुनी संख्या से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना होगा संख्या के। ठीक है, आगे। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग ब्लू से ही लिखिए, आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 गुणा पलटने से बनी संख्या क्या थी बेटा, 10x प्लस वाई बराबर 2। वास्तविक संख्या नहीं, संख्या क्या है हमारी 10y प्लस एक्स। अब इसको हल करिए, एक समीकरण बनेगी। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, अब एक तरफ ले लो सब संख्याएं, या x एक तरफ रखो, y एक तरफ रखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 90x माइनस 2x, उधर 20y अपनी जगह पर, 9y इधर प्लस का था उधर गया माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचे आपके 88x, उधर बच रहे हैं माइनस के भाई 11 बचेंगे प्लस के वो भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 जो हैं आपके प्लस के हैं, यहाँ पे बचेगा 11y। अब एक तरफ 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो आपको क्या है 8x बराबर y। अब इसको सही से लिख लो, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। बराबर में 0 क्यों रखें, क्योंकि हमें विलोपन विधि लगाना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से घटाएं जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर देखिए बाई इधर माइनस का समीकरण 2 में, समीकरण 1 में प्लस का है। समीकरण 2 में समीकरण 1 जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, यानी ये अपने आप कट जाएंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण 2 पहले लिखेंगे 8x माइनस वाई बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। जोड़ रहे हो तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा यानी ये अपने आप कट गया। ठीक है, 8 और 1 9x हो गया बराबर में 9। ठीक है, x बराबर 9/9 कट गया, तो क्या है x बराबर 1, यानी इकाई का अंक कितना है 1। अब क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी बेटा, x प्लस वाई बराबर 9। x 1 है, y आपको निकालना है, 9 बराबर में है, y बराबर 9 माइनस 1 हो जाए, क्योंकि एक प्लस का था उधर गया माइनस का, y बराबर 8। तो यहाँ पर आपको क्या निकालें, संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या क्या आपने माना था बेटा, 10y प्लस x, यही माना था, तो इसमें मान रख देंगे 10 गुणे 8 प्लस 1 बराबर 80 प्लस 1, तो क्या है बेटा 81। ठीक है, ऐसे लगाओगे पूरे के पूरे एग्जामिनर 4 अंक देगा। ठीक है, कहीं पर नहीं काट सकता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जल्दी ले लीजिए बेटा, आगे सवाल लगवाना है, फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक लीजिए फिर ले लीजिए। ठीक है, ओके। पूरों ने यहाँ पर 18 निकलवा रखा होगा, उससे घबराइए ना, हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, वरना आप कहोगे सर आपने गलत लगा दिया। यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर समीकरण 1 में मान रखते हैं x बराबर वाई बराबर, अगर 9 आ गया तो आपका उत्तर सही है। देखिए 8 आपने 1 निकाला था x का, 8 निकाला y का, कितना है बेटा 9, तो यानी 81 आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने चेक करके बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए बेटा, आपसे क्या कह रखा, कह रहा दी गई आकृति में ओ ए गुणा ओ बी है, ओ सी गुणा ओ डी है, दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल सी है, मतलब एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर है बेटा, वो कह रहे हैं एंगल डी के बराबर है। ठीक है, बहुत आसान है, बस लगाने की ट्रिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, हम आपको सबसे सरल तरीके से बताएंगे। बेटा पीछे जो क्वेश्चन बताया था उसमें बच्चे कुछ कमेंट करेंगे, सर कुछ यूट्यूबरों का 18 आ रहा, सर आपका 81 कैसे है, तो बेटा 18 भी सही है और 81 भी सही है। ठीक है, 18 को जोड़ो जरा, एक एक डिजिट को, 1 और 8 9 हुआ, अब 81 को जोड़ो, 8 और 1 9, दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, 4 अंक आपको चुटकियों में दिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, स्क्रीन जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ ए जो है वो गुणे में है किसके, ओ बी के, बराबर ओ सी जो है वो गुणे में है ओ डी के। ठीक है, ये कह रखा है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना या दिखाना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करोगे, देखिए बेटा, एंगल ए जो है वो प्रूफ करना है एंगल सी के, और एंगल बी जो है वो प्रूफ करना है एंगल डी के। तो आप इसको आप लगाओगे कैसे वो देख लो, कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल, सॉरी लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति या सिद्ध करने में, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ बी। कौन कौन से लिए बेटा, ध्यान दीजिए, ए ओ डी मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल ले लिए हैं,
इनको सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करेंगे? समरूप प्रूफ करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो दिया था वो पहले लाइन लिखेंगे कि ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी था, ये तो दिया है। अब इसको अपने हिसाब से त्रिभुज के हिसाब से लिखेंगे। देखो, ओ ए जो है उसके बटे में क्या आ जाएगा? ओ सी त्रिभुज में, ठीक है, बराबर हो जाएगा ओ डी अपनी जगह पर रहेगा और ओ बी बटे में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ओ ए की, ओ ए देखिए चित्र में, देखिए बेटा ओ ए, ठीक है, ये वाली लाइन, ओ सी ये वाली लाइन सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद में ओ डी ये वाली लाइन और उसके बाद में ओ बी ये वाली लाइन आपस में बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमने उनके दिए से ये निकाला है, दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है कि दोनों के दोनों त्रिभुजों में एक एंगल कॉमन है, उसका नाम क्या है? ओ, ठीक है। त्रिभुज में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ बराबर एंगल ओ क्या है बेटा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये कक्षा 9 में आपको खूब सिखाया हमने। फिर इसमें आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ डी समरूप हैं त्रिभुज सी ओ बी के। किसके जरिए से? बाई साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है, से। अब आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये समरूप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये आपकी प्रमेय है, कोण बराबर होते हैं। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा और जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा? एंगल डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, आपका सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सिद्धम। ओके, ऐसे करोगे पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन है बेटा, एक थैले में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद यथेच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद नंबर 1 सफ़ेद है, नंबर 2 नीली है, नंबर 3 लाल है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे आप लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे थैले में थोड़ा कम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए, ठीक है। थैले में कुल गेंदों की संख्या बेटा कितनी है? 3 नीली हैं, 2 सफ़ेद हैं, 4 लाल हैं। टोटल करो कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 4 9 गेंदें। टोटल कितनी है? 9 गेंदें हैं। फिर आपसे कह रहा है कि पहली प्रायिकता निकालनी है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, यानी P बराबर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है? इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स टोटल पॉसिबल होते हैं, यानी संभव घटना बटे कुल घटना, ठीक है। तो यहाँ पर सफ़ेद गेंदें कितनी हैं बेटा? आपकी 2, तो 2 ऊपर रहेगा और हर में क्या रहेगा? कुल गेंदें 9, कट नहीं रहा, यानी आपका यही पहला उत्तर हो गया। दूसरा है, देखिए कितना सरल है ना। फिर लिखेंगे नीली या नीली गेंद होने की प्रायिकता P बराबर, ये P1 है, ये P2 मान लो, दूसरी प्रायिकता के लिए P2, ठीक है। नीली गेंदें बेटा कितनी हैं? नीली गेंदें 3, 3 बटे 9, ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया बेटा आंसर? 1/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लाल गेंद, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता, तीसरी प्रायिकता इसे लिखेंगे P3 बराबर, लाल गेंदें थी कितनी थैले में? 4, 4/9, ये कटेगा नहीं, यानी यही उत्तर, ठीक है। P1 P2 P3 आपको सब समझ में आ गया। ऐसे आपके 4 अंक पूरे के पूरे पक्के हो गए आपके, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? F वाला है, 6 थे, 5 लगवाने हैं, 1 छुड़वा दिया है व्रत वाला, ठीक है। D वाला छुड़वा दिया है। निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, कहाँ से? 0 से शुरू होगा, 60 पे खत्म होगा, अंतर कितने का? 10-10 का। बारंबारता दे रखा है। सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं, आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए डायरेक्ट बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरह से बना है। वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन से इधर लिख लिए हैं। बारंबारता ये रहे। संचयी बारंबारता आपको पता है, माध्यिका में संचयी बारंबारता यानी CF वाली लाइन बनानी होती है। CF वाली लाइन कैसे बनती है वो भी हम आपको बता दें। जिग-जैग इसमें चलना होता है। जैसे पहला नंबर 7 है तो यहाँ पर 7 ही लिखना होगा। फिर 7 में क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा। अगला क्रम जोड़ते चले जाएंगे। 7 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13। 13 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 जोड़ोगे बेटा कितना होगा? 20। और इसका संचयी बारंबारता का अंतिम पद और बारंबारता का टोटल योग होता है। तो अगर वो 20 है तो ये भी कितना होगा? 20।
ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डाटा निकालना होता है। डाटा कैसे निकलेगा? सबसे पहले n/2 निकालना होता है। n बटा मतलब संचयी बारंबारता का अंतिम पद या फिर बारंबारता का योग। इसको कट कर लें, कितना आया? 10। 10 से क्या पता चलेगा? 10 से आपको ये पता चलेगा कि 10 से ऊपर वाला क्या होगा? CF। 10 से ठीक बड़ा, 10 से ठीक बड़ा क्या है? 11। 11 क्या है? इंडिकेटर। 11 किसी काम का नहीं है, मगर 11 सब बताएगा। 11 के ऊपर क्या है बेटा? 11 के ऊपर क्या है बेटा? वो CF हो जाएगा, वो है 7। 11 के सामने बारंबारता में क्या है? 4, तो ये हो गया F बराबर 4। डाटा हम लिखते रहे हैं, ठीक है। अब 4 के सामने सबसे छोटा यानी निम्न सीमा क्या है? 10, यानी L बराबर कितना हो गया बेटा? 10, ठीक है। और इन दोनों का अंतर 20 में से 10 जाएगा, कितना है? 20 में से 10 जाएगा, आपका बचा 10। ये आपका रहा डाटा सारा का सारा, ठीक है। अब इसको कैसे आप सवाल में लगाएंगे वो ध्यान दीजिए जरा। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है माध्यिका x बराबर x मान लेते हैं माध्यिका, ठीक है। सूत्र होता है लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे में F गुणे में H। मान रख दो, सबका मान रखते हैं। तो L आपको पता है कितना बेटा? 10। n/2 कितना था बेटा? 20 का आधा 10। CF कितना निकला था? 7। और F कितना निकला है? 4। और H कितना था? निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर, उच्च सीमा और निम्न सीमा का 10, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा इधर लिखा है। और n/2 आपको बता दिया था पीछे 10 था, ठीक है। इसे हल कर लीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछ देता है। 10 प्लस 7, 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 3। अब बट्टे में 4 गुणे में कितना है? 10 बराबर, कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर लिखो 10 प्लस 3 15 बटे में 2, 15 के आधे 10 प्लस 7.5, ठीक है। तो 10 और 7.5 कितना हो जाएगा? 17.5। ये आपका उत्तर है। पूरे के पूरे 4 अंक आपको एग्जामिनर देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये डाटा का है, जल्दी करिए। और ये आपकी सारणी का है, ठीक है। क्वेश्चन है तीसरा है 6 अंक में। एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, यानी आपका डाटा लिखते चल रहे हैं, ठीक है। यानी व्यास यानी आपका यहाँ पे लिखेंगे व्यास, यानी D बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर। R बराबर आपका हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 आधा, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर की त्रिज्या उभरा हुआ अर्धगोला है, ठीक है। उभरा हुआ है, ओके, ठीक है। जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, ओके। ये देखिए उभरा हुआ है गिलास, मतलब बिल्कुल सपाट नहीं है। ये कह रहे हैं नीचे से ये उभरी हुई सतह है, ठीक है, कम हो जाती, ठीक है। यदि जैसे आपने झंडू बाम देखा, नीचे से उभरी होती है ताकि कम मसाला, मतलब कम झंडू बाम उसमें भरी जाए, ठीक है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको दे रखी, यानी H बराबर कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर, ओके। तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी मतलब दूर से दिखने पर, मतलब वो उभरा हुआ पट हमें ना दिखे तो 10 उसकी धारिता निकालनी। वास्तविक धारिता मतलब उसमें कितना पानी या जूस कितना आ सकता है, ठीक है। तो आपका सवाल कैसे लगेगा ध्यान रखिए। और पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी। पाई की वैल्यू कैसी है बेटा? 3.14, ओके। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, जो कि ये बेलन है आपका ऊपर वाला, ये निकालेंगे। बता दें कि डाटा कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन के साथ पढ़ पढ़ के हमने आपको बता दें कि डाटा किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। आप सवाल कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, बराबर फार्मूला होता है बेटा πr²h। क्या होता है? πr²h। पाई का मान आपको पता है 3.14 गुणे r² यानी 2.5 का होल स्क्वायर। h मतलब 10 का। 3.14 गुणे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10, ठीक है। इसकी गुणा करा लो। 3.14, 2.5 और 2.5 की गुणा कराओगे आएगा 6.25 गुणे 10, ठीक है। अब इन सब की गुणा कराओगे तो आपका आएगा 196.25। हमने पहले से करा के रखी है, इतना ही आएगा। अब आप आयतन निकालो तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे बेटा? अब निकालोगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये अर्धगोला है नीचे वाला। अब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ये ता बनता है, ठीक है, मिस हो जाता है। आयतन बराबर फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। और r दोनों में एक ही जैसा था, तो यहाँ पे 2/3 गुणे 3.14 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, 3 बार लिख दिया, ठीक है। आगे इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2.3 गुणे
3.14 गुणे 2.5 की गुणा 2.5 से कराओगे आएगा 6.25, और 6.25 की गुणा कराओगे 2.5 से तो आएगा 15.625, यानी 15.625। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक अंक गिना जाता है। अब इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये टोटल आएगा आपका 98.125, 98.125 बटे में 3। ठीक है, अब इसे कट करोगे तो आपका आएगा 32.7, कितना आएगा 32.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कम हो रहा है, यानी हम गिलास की धारिता निकालेंगे तो उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः, नहीं अतः बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक गिलास की धारिता। अब आपको पता है क्या करेंगे, आभासी में से, आभासी धारिता में से अर्धगोले की धारिता घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में से हम घटा देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं, बराबर बेलन का आयतन आपका बेटा आया था 196.25। ठीक है, घटा देंगे अर्धगोले का आयतन, आपने अभी हमने पीछे निकाला वो आया था 32.7, बराबर आप घटाओगे तो आएगा 163.55, धारिता निकालो तो वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे भी हम, क्या लिखेंगे क्योंकि वो पूछ रहा था, तो यहाँ पे उसको उत्तर में जवाब देंगे हम अतः, दो चीज़ें पूछी थी उसने, अतः 6 नंबर में है बेटा, लिखना पूरा पड़ेगा, अतः गिलास की आभासी धारिता, आभासी मतलब अगर वो दूर से दिखेगा तो ये नहीं दिखाई कि धोखेबाजी है उसमें, आभासी धारिता, धोखेबाजी कैसी, उसने नीचे से जो है उभरा हुआ अर्धगोलाकार लगा रखा कि पानी या जूस कम जाए, दिखने में बड़ा गिलास और उसमें जब भरोगे तो कम आएगा। धारिता कितनी बेटा निकली थी 196.25, ज़्यादा है सेंटीमीटर क्यूब, मगर आपने जब उसको खरीदा तो पता चला कि वास्तविक धारिता क्या है, मतलब सच्चाई में उसमें रियल में कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे गिलास की वास्तविक, गिलास की धारिता बराबर आपका आया है 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, कैसे लोगे आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले डाटा का ले लो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, फिर आप ये यहाँ से ले लो, और एक बार इस क्वेश्चन को अपने घर पे मतलब कॉपी पे जरूर लगाइए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और फिर भी नहीं होते तो आप मुझे बताइएगा या वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अगर आपको ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन समझ में ना आए धारिता वाला, तो ये आप नहीं करो। ठीक है, इसमें अथवा में दे रखा है, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है। कैसे करोगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का केंद्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, आपको बिल्कुल अभी हलवा तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका व्रत बन गया। व्रत पर जो है आपकी एक जीवा है, और मान लो ये केंद्र है उसका, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपको बाकी डाटा दे रखा है, डाटा है केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है 120 अंश का। ठीक है, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और व्यास है 42, तो 42 का आधा 21, और ये 21, तो डाटा लिखते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। आपको निकालना है बेटा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालोगे आइए एक ही बार में आपको बताते हैं। कहते हैं आपको व्यास दे रखा था, लिखेंगे पहले व्यास, D बराबर आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो R बराबर यानी त्रिज्या हो गई उसकी आधी 21 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दे रखा है 120। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगाएंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र लिख लीजिए, सूत्र होते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। घटाना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। भुजा मतलब ए यानी 21 आपकी दे रखी है। मान रखते हैं थीटा आपका है 120/360। पाई का मान नहीं दे रखा यानी 22/7 लेना पड़ेगा। आर आपको 21 × 21 दो बार लिखना है। √3/4 समद्विबाहु देखिए आप 21 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 × 21, ठीक है। समद्विबाहु के लिए बताया 21 ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। फिर इसमें जो कट करें आप, कट होगा तो ये होगा 120 × 120, 120 तियाँ 360 और 7 × 7, 7 तियाँ 21, ठीक है। और ये 3 से 3 कट गए, बाकी आप हल करेंगे। ये यहाँ पे बचा 22 × 21 घटा √3, 21 × 21 कराओगे आपका आएगा 441। 441 बटे पूरे में 4, इधर वाले में नहीं, तो 22 की गुणा 21 से कराओगे आपका आएगा 462। 462 घटा 441 √3/4, ठीक है। यही आपका उत्तर लो। ऐसे भी 6 नंबर आपको इतनी आसानी से भी मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन है 6 अंक में, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अंतर 157 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनको कैसे लगाओगे बहुत ध्यान देखना। सबसे पहले लिखेंगे माना दो वर्गों की भुजाएं, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः, ठीक है। ये हो गया क्रमशः ए मीटर, पहले वाले की ए है, व दूसरे वाले को ले लेते हैं बी मीटर हैं, ये भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप मतलब पैरीमीटर, ठीक है। अब एक वर्ग में 4 होते हैं तो 4 ए हो गया पहली वर्ग के लिए, व दूसरे वर्ग का परिमाप उसके लिए 4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार है दोनों वर्गों के परिमाप जोड़ो तो कितना आ रहा है 68, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4a + 4b बराबर कितना हो गया 68। 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 4 कॉमन कर लिए, a + b बराबर 68। कट कर लीजिए, 4 × 4, 4 × 4 और 4 × 7 = 28। फिर लिखिए जो बचा a + b बराबर 17, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वर्गों उनके क्षेत्रों का योगफल, मतलब क्षेत्रों का योगफल भी निकालना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले वर्ग का बेटा लिखना पड़े 6 नंबर में है, ठीक है। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, व दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर b², ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दें, क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्योंकि एक बार लिख चुके प्रश्नानुसार, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, दोबारा के लिए। तो a² + b² बराबर आपका हो गया है कितना बेटा दे रखा है 157, ठीक है। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी बेटा, a + b बराबर था 17, तो a बराबर 17, ये प्लस का b है उधर जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लो, इसमें किसका निकला a का मान। फिर क्या लिखेंगे, a का मान जो निकाला है अभी आपने, a का मान समीकरण 2 में रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या थी बेटा, a² + b² बराबर 157 थी। a² मतलब यहाँ पे रखो 17 - b का होल स्क्वायर, a² हो गया, ठीक है, प्लस b² बराबर 157। a² मतलब 17 का स्क्वायर, a² + b² - 2a और ये हो गया b + b² है ही बाद में दिया हुआ, फिर 157। हल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आराम से हल करिए। फिर हो जाए 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस b और b हो गया 2b² 2b² -17 दूनी 34 b बराबर 157। फिर क्या करते हैं,
2b² माइनस 34b प्लस का 279 नवासी बेटा नवासी माइनस 157 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं 2b² माइनस 34b प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा आपके बचेंगे 132। कितना बचा 132 घटाने पर बराबर में 0। आप क्या करेंगे 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिया आपने, यहाँ बचा b² माइनस का 34 का आधा होता है 17 और 132 का आधा हो गया 66 बराबर 0। ठीक है, समीकरण क्या बनी b² माइनस 17b प्लस 66 बराबर 0। 2 गुणे में था उधर जाएगा 0 के बट्टे में, 0 अंश है तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये b है। कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आए बेटा। ठीक है, इसलिए कलर चेंज कर। अब आगे गुणनखंड करेंगे, गुणा करो तो 66 आए। कितना है बेटा 2 संख्या जिनके गुणा करो तो 66 आए, जोड़ो तो 17। बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। 11 छंग 66 और 11 और 6 17। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 11 प्लस 6b प्लस 66 बराबर 0। b² माइनस 11b सॉरी माइनस होगा ना, माइनस की गुणा अंदर होगी, माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0। तो b कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा b माइनस का 11, माइनस का 6 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा b माइनस का 11 बराबर में 0। फिर यहाँ पे b माइनस का 11 और फिर दूसरा गुणनखंड हो जाएगा b माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, आगे करेंगे b माइनस 11 बराबर 0। तो b बराबर 1 आपका आया है 11 और दूसरा आएगा b माइनस 6 बराबर 0। b बराबर 6 दोनों ही मान्य हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक संख्या लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मतलब आगे लगाएंगे सवाल को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 ले लेते हैं। b बराबर 6 लेने पर, देखिए दोनों प्लस की हैं तो दोनों ही मान्य हैं लेने पर, मगर एक संख्या लेकर आगे चलेंगे। तो क्या करेंगे b का मान समीकरण किस में रखेंगे, देखिए किस में रखेंगे 3 में, इसमें रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी a बराबर 17 माइनस b, तो 17 माइनस 6 बराबर 11। ठीक है, वो बाई चांस b का मान दूसरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा, 6 नंबर में लिखना खूब पड़ेगा, भुजा a बराबर 11 व दूसरे वर्ग की भुजा b बराबर 6 मीटर है। ठीक है, ये मीटर है। ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में पूरे 6 नंबर देगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, लीजिए यहाँ पे पहले इसका फ़ोटो लीजिए। ठीक है, फिर ये स्क्रीनशॉट लीजिए इतना, फिर इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने जो है चौथा सवाल लगाया और उसके अथवा लगा रहे, तीसरे वाले का भी अथवा लगा दिया। बेटा हम अथवा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है संख्या वाला समझ में आ जाए, कुछ बच्चों को अथवा वाला समझ में आ जाए, तो जो आपके समझ में आ जाए वहाँ लगा के आइएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हो सकता है अथवा वाला क्वेश्चन बन के आ जाए, है ना, तो इसलिए अथवा वाला भी सीख लीजिए, जो आपको वहाँ पर समझ में आए लगा दीजिएगा। अगर ये अथवा वाला आ गया तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह। सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी पहले महीने में ऋण है, पहले महीने में उसने दिया a बराबर 20। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए a बराबर 20 और फिर हर महीने वो कितने बढ़ाता चला गया 15, यानी d बराबर हो गया आपका 15 और कुल कितने रुपए उसे देने हैं 3250, यानी एस एन बराबर उसे देना है 3250। ठीक है, और कितने महीने लगेंगे यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अब एस एन वाला सूत्र लगा देते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, एस एन आपको दे रखा है 3250, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। 3250 एस एन दे रखा था, एन आपको पता ही नहीं है, ए आपको पता है 20 है, एन आपको पता ही नहीं है और डी आपको पता है 15 है। ठीक है, अब देखिए सॉरी यहाँ पे हाँ, इसकी जो है गुणा इधर करा देंगे तो आपका आ जाएगा 3250 दूना 6500, कितना आ गया 6500 बराबर एन ब्रैकेट 2 की गुणा 40 से 20 से करोगे 40 आ गया, 15 की गुणा एन से करोगे 15 एन हो जाएगा, माइनस 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा 6500 बराबर एन ब्रैकेट 40 में से 15 जाएंगे, कितने बचेगा 15 40 में आपका बचा है 25, कितना बचा 25, अब प्लस का 15 एन, तो 15 एन ही रहेगा भाई क्योंकि गिनती में से माइनस होगी ना। फिर आगे लिखोगे आप 6500, ये सरल क्वेश्चन है, 6500 एन की गुणा अंदर करा लो,
25n प्लस 15n और n की घात 2, ठीक है। तो इसे सीधा करके लिख लो 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस के 6500 बराबर 0। क्या कॉमन कर सकते हैं? 5 कॉमन हो रहा सब में, तो 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 5 तियाँ 15, 25 और 1300 पंजे 6500, तो 1300 बचा यहाँ पर बराबर 0। ये 5 बेकार हो जाएगा, बटे में जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 1300, इसे हल करना है। 13 तियाँ 39, गुणनखंड नहीं होंगे बेटा इसके, द्विघातीय सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यानी a बराबर आपका हो गया है 3, b बराबर आपका हो गया है 5 और c बराबर आपका हो गया माइनस का 1300। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको n का मान निकालना, तो x बराबर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? n बराबर द्विघातीय सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में पूरे के 2a, ठीक है। ओके, अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 3, c का मतलब माइनस का 1300 पूरे के बटे में रहेगा 2 गुणे a का मतलब 3, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, आप लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, इसलिए कलर बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 4 12, 12 की गुणा 1300 से कराओगे तो आपका आएगा 15600, ठीक है। हमने पहले करा के रखी कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, और बटे में 3 दूनी 6 बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15600 में जोड़ोगे 25 तो आपका हो जाएगा 15625, 15625 बटे में 6, ठीक है। अब क्या करोगे? अब आप कहोगे सर रूट किसका है? ये 15625, ये है 125 का वर्ग। किसका है? 125 का वर्ग बटे में 6। अब देखिए प्लस माइनस रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा? 125 बटे में 6। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर n बराबर माइनस 5 प्लस 125 बटे 6, तो ये हो जाएगा n बराबर 125 में से 5 जाएंगे, 125 ज़्यादा है तो आपको बचेगा 120 बटे 6, तो आपका हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 का 0, n बराबर 1 आया 20, ठीक है। यानी 20 महीने। दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा है माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो n बराबर माइनस 5 माइनस 125 बटे 6, ये हो गया माइनस का 130, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते निशान माइनस का रहता है, बटे में 6, ये आपका आएगा, कटोरा नहीं है, भाग देना पड़ेगा, तो आपका आएगा माइनस का 21.67। अब आपको पता है कि महीने जो हैं एक तो माइनस में नहीं होते, ठीक है, ऊपर से दशमलव, तो ये नहीं होगा, यानी n बराबर 20 आपका मान्य है। तो आप लिखेंगे अतः 3250 रुपये अदा, यानी चुकाने में, अदा करने में 20 महीने लगेंगे, 20 महीने लगेंगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये 6 नंबर भी आपके पक्के हो गए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग अभी अब ले, ये पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट और ये तीसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। हो सकता हो स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही हो क्योंकि फ़ोटो जो है बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो आप लोग सुन लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन। चित्र जिसने बना लिया वो क्वेश्चन लगा लेता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यही कहा जाता है। तो सबसे पहले आप चित्र ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, और हम इसका अथवा वाला भी लगा देंगे, जो आपको सरल लगे वो आप क्वेश्चन सीख लें और लगा के आएँ। ये बेटा क्वेश्चन में कह रखा था कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर, पहले तो हमें एक बहुमंजिल भवन बनाना है। बहुमंजिल भवन मतलब जिसकी भुजाएं जो हों, मतलब भुजा कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई एक मंजिल से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसके सामने इसके शिखर से ऊपर से, ठीक है, यानी छत से इसके सामने एक और भवन है जिसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर माफ़ करिए, और ये ऐसे जोड़ दीजिए। इसके भवन से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कितने का दिख रहा है? 30 अंश का, ठीक है। और इसके शिखर को देख रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने बन रहा है? 45 का, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत स्मूथ है, मज़ा आएगा आपको समझने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाला भैया जो साइड है वो क्या है? बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन है ये, ठीक है। और भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये है भवन, ये है टोटल 6 मीटर, कितनी है?
6 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर। अगर ये है तो ये कितना हुआ, ये भी तो 6 मीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये पहला कह रहा है 30 अंश का है, जब बहुमंजिल भवन से छोटे वाले भवन को देख रहे हैं उसकी छत को, तो 30 का है। और जब बहुमंजिल छत से ही खड़े होके छोटे भवन के जड़ को मतलब नीचे देख रहे हैं तो कितने का है बेटा, ये है 45 का। अवनमन कोण है मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या है, ये अवनमन कोण में ये लाइन भी आपको डालनी पड़ती है बताने के लिए कि भैया जो है ये 30 है और ये वाला जो है वो 45 है, ठीक है। ऐसे अब इनको नेम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा आपको। अब इसको मान लेते हैं हम एच, क्या मान लेते हैं, एच, ओके। और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब कि ये एक्स भी निकालना है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे कि आपको 6 नंबर पूरे मिले, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे लिखेंगे माना बहुमंजिल भवन, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूरी क्या है, ए बी, बराबर ए बी है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन का नाम क्या है, डी ई, भवन की ऊंचाई बराबर डी ई है, ठीक है। उसके बाद में और ए बी कब आ रहा है, ए बी तब आ रहा है जब हम ए डी कब आएगा बच्चों, ए डी तब आएगा तब हम उसमें दो भुजाएं जोड़ेंगे, कौन सी, मतलब पूरा ये कब आएगा, देखिए चित्र में ये कब आ रहा है बच्चों, जब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ये कितना है, एच प्लस 6, पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है, एच प्लस 6, ठीक है। उसके बाद में दो दूरियां समान हैं दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया बी ई बराबर सी डी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और उसको हमने क्या मान रखा, एक्स मीटर, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। और ठीक है, अब आगे कैसे लगाओगे आप, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे बेटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये एक्स है तो बेटा ये भी कितना हुआ, एक्स मीटर हुआ। कलर चेंज कर लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ई बी ए में, आप ए बी ई भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, ठीक है। और टेन थीटा मतलब थीटा कितना लिया है, 30, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब कितना है, एच, और आधार कितना है, एक्स, ठीक है। चित्र देख लीजिए उसी से लिया है, ओके। अब आपका आगे का काम है, टेन 30 का मान होता है √1/√3 बराबर एच बटा एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दोगे तो आ जाएगा एक्स बराबर √3 एच, ठीक है। ये वैसे मान लो समीकरण नंबर 1। दोबारा ले लो, 45 के लिए लिखोगे पुनः त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए हम ब्लू पेन से बना के दिखाते हैं, ये और ये पूरा त्रिभुज 45, ठीक है। इसमें जो है h प्लस 6 मतलब लंब आपका क्या है, पहली मंजिल उसकी दूसरी मंजिल, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 45 है, सॉरी 10 45 बराबर लंब कितना है, h प्लस 6, आधार कितना है, x। तो 45 का मान होता है 1, h प्लस 6 बटे में x, कंची गुणा कराइए, x बराबर आपका आ गया h प्लस 6। अब x का मान पता है तो x का मान यहाँ रखें, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान है आपका √3, h बराबर h प्लस 6। तो √3 h प्लस का h था, इधर आया माइनस का हो गया, बराबर में 6 बचा। यहाँ पर देखिए h कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया √3 माइनस का 1 बराबर 6। तो h बराबर ये गुणे में है ना, उसके बटे में चला जाएगा, √3 माइनस का 1 परिमेयकरण कर दो बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि x बराबर √3 बटा मतलब h था, ये लिख दिया। और यहाँ पर परिमेयकरण कर रहे हैं विपरीत चिन्ह के साथ गुणा व भाग, यहाँ पे लिखेंगे आप, वहाँ पे बताते रहेंगे हर एक चीज़, तभी 6 नंबर देगा। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये सब बातें लिखोगे तब वो आपसे एग्जामिनर 6 नंबर देगा, वरना 5 ही दे देगा, 4 दे देगा, टरका देगा, ठीक है। आगे देखो h बराबर 6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये देखो अपॉन में जो है फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। 6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बटे में 3 रूट से स्क्वायर कट गया माइनस 1, 6 √3 प्लस 1 बटे में 2, कट कर दो भैया, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आया 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1, क्या आया h। आप क्या करोगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखोगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या है, x बराबर क्या था, √3 h, ये समीकरण 1 थी, √3 h का मान रखो 3
तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, गुणा करा लो, पहले इसकी करा लो अंदर 3 √3 प्लस 3, ठीक है। फिर √3 के अंदर गुणा करा लो, 3 गुणे √3 गुणे √3 प्लस 3 √3, ठीक है। यही तो होगी ना गुणा, एक एक बार सबके साथ करा दी। तो इसमें हो गया 3 गुणे 3 प्लस 3 √3, इसकी गुणा से रूट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 3 9 प्लस 3 √3, 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन किया 3 प्लस √3, ठीक है। 3 3 9 फिर 3 √3, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब अतः में लिखेंगे बहुमंजिल, देखिए अभी 6 नंबर मिलेंगे नहीं जब तक पूरा उसको समझा नहीं दोगे। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या थी, AD थी, AD कब आ रही थी, AB प्लस चित्र देख लेते हैं, AB प्लस BC करने पर, AD प्लस BC करने पर, AB प्लस BC, और AD नहीं हो, क्या होगा, AC होगा, ठीक है। AB क्या था, H, और ये था 6, H आपने निकाल लिया था बेटा, कितना आया था 3 √3 प्लस 1 प्लस 6, आगे हल करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 3 √3 प्लस 3 प्लस 6, आगे हल करें 3 √3 प्लस 6 और 3 9, ठीक है, ये आया। उसके बाद में आप लिखेंगे व दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या थी बेटा, दूरी दोनों भवनों के बीच की देख लेते हैं, DC सॉरी, क्या थी, DC। तो यहाँ पे लिखेंगे DC बराबर आपने लिया था x, तो x कितना आया बेटा 3 प्लस √3 मीटर, ये भी और मीटर ये भी, ठीक है। दोनों उत्तर आपके होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार 1 या 2 बार आप घर पे लगाइएगा तब ये समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो गया, अगला ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर अगला इतना लीजिए, ठीक है। फिर अगला इतना लीजिए, ठीक है। फिर अगला इतना लीजिए, ओके। अब अथवा वाला बताते हैं, वो इससे बहुत सरल है। देखिए बेटा जी 6 नंबर में सवाल है, थोड़े बड़े तो होंगे ही, 8 9 मिनट के होंगे, ठीक है। परंतु आप अगर उनको शॉर्ट करेंगे तो यकीन मानिए वो आपको नंबर भी शॉर्ट देगा एग्जामिनर, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होगा जो सारे बहुत कायदे से सवाल लगा के आएगा, उसको नंबर पूरे देगा, या आप शॉर्ट में लगाओ के आपको नंबर पूरे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अथवा वाला सवाल है, ये उससे बहुत सरल है, इसलिए ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है, तब शर्त दे रखी है जब सूर्य का 60 अंश से घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चित्र बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। चित्र कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर इधर बनाते हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार बनाया तो वो थोड़ा गंदा बना था। ये मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है। यहाँ पर वो सन है, ठीक है, इस पर सन पड़ रही है, तो ये सॉरी ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कब है 30 अंश का, कितना का बेटा 30 अंश का, वो लिख देंगे हम, ठीक है। और जब घट रहा है तो वो 60 का हो जाता है, कितने का हो जाता है बेटा 60 का, ओके। अब नेम लिख लो ताकि आपको समझ में आए। तो ये है 30 अंश का और ये है 60 अंश का, और ये 20 मीटर है। अधिक हो जाती है, कब हो जाती है, अधिक हो जाती है जब उसका घटता है, ठीक है। 60 से पीछे होगा, 60 से घटेगा तभी तो पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं X और ये मान लेते हैं H। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन पूरा का पूरा अपने आप लगा सकते हैं, ये इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। समतल भूमि पर एक खड़ी मीनार की छाया 20 मीटर अधिक है, देखिए 20 मीटर अधिक है तो इधर ले लिया, ठीक है। अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 से घटकर 30 होगा तब 20 होगा, 60 से घट जाएगा 30 होगा तब वो डिस्टेंस जो है दोनों के कोणों के बीच की 20 मीटर अधिक हो जाती है, 20 बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए, आप कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या आपने माना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, क्या है h मीटर, ओके। फिर यहाँ पर आगे आप करेंगे, क्योंकि वही निकालना तो उसी को h मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में देखिए लंब बटे आधार है, यानी 10 लगेगा, 10 60 बराबर लंब कितना है h और आधार क्या है x, और 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h बटा x। कंशी गुणा कराइए, हो जाएगा h बराबर √3x। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि करके कि 60 का मान जो होता है वो √3 होता है, ठीक है। एक एक चीज़ बताते रहिए, क्योंकि 6 नंबर में हम नहीं चाहते एक छोटी सी चीज़ ना लिखने पर आपके नंबर कट जाए, ठीक है। आगे लिखेंगे ट्रायंगल ABD में पूरा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, 10 30 अंश बराबर, लंब तो आपका वही रहेगा h, आधार में जुड़ जाएगा, x प्लस 20 कर लो, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, 20 अधिक हो जाती है, ठीक है। फिर अंडर रूट 30 का मान है 1/√3, 10 30 का मान होता है, ठीक है। ये साइड में लिख देंगे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने सब कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 30 का मान है 1/√3, ठीक है। ऐसे कंची गुणा कराइए बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर h√3, ठीक है। कंची गुणा हो गई। अब क्या करते हैं, h का मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 बराबर, क्या निकालना है हमको, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलो नहीं, छोटा करते हैं क्वेश्चन, लंबा नहीं करेंगे। इसमें देखिए x बराबर रोकते हैं, क्या रोकते हैं, h/√3 हो जाएगा, ठीक है, x का मान। और इसमें x का ही मान रखेंगे, वरना क्वेश्चन थोड़ा घूम जाएगा। इसमें पता क्या होगा, इसमें आपकी दूरी भी निकाल आएगा, दूरी वो आपसे पूछ नहीं रहा तो क्यों निकालो, डायरेक्ट ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बताओ, ठीक है। x बराबर रोको उधर, फिर यहाँ पे लिखोगे h/√3, क्या है ये, x का मान, प्लस 20 बराबर h/√3। क्या करेंगे हम लोग, प्लस का है उधर भेजेंगे, माइनस का कर देंगे, h/√3 अपनी जगह पर, ये प्लस का है पूरा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा h/√3। फिर क्या करेंगे, कंची गुणा, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से होगी, माइनस का 1, और पूरे के बट्टे में क्या रहेगा, अंडर रूट 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, इसकी इधर हुई है, इधर कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, ठीक है। 20 बराबर 3h माइनस h बटे में अंडर रूट 3। फिर आगे हल करेंगे, 20 बराबर 2h बटे अंडर रूट 3, 2 देखिए उधर गुणे में, इधर भेजिए, तो 20/2, और ये बटे में अंडर रूट 3 है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, बराबर में h, ठीक है। 2 1 2, 2 दशामन 20, तो h बराबर आपका मिला है 10/√3। देखिए कितना सरल है, पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10/√3 मीटर है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हैं, अगर देखने आए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत बहुत। अगला पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है, वो अभी कुछ ही देर में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है।